Bismillahirrahmanirrahim. It is our science class and I am your science teacher Miss Maliha Yasmin. आज हम चैप्टर 1 से पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14. लेक्चर नंबर 14 क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल एक हटके है, लेकिन डायरेक्टली लिंक्ड है क्लासिफिकेशन से ही, क्योंकि क्लासिफिकेशन उसी वक्त की जाती है जब हमारे पास एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स मौजूद हो या ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो. सो हम देख चुके हैं कि हमने प्लांट्स की भी क्लासिफिकेशन की, एनिमल्स की भी क्लासिफिकेशन की, और नेक्स्ट चैप्टर्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासीफाई करेंगे. सो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्लासिफिकेशन के टाइप्स और इनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हमें ये बताते हैं कि प्लैनेट अर्थ बायोलॉजिकली डाइवर्स है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और साइंस तरक्की करती चली जा रही है, तो इस सब के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हम ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं जो इस बायोलॉजिकली डाइवर्स यूनिवर्स को, बायोलॉजिकली डाइवर्स प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं. आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म से इकोसिस्टम डेवलप होता है. सो अगर एक भी स्पीशी, एक भी ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होगा तो द होल इकोसिस्टम विल डिस्टर्ब. सो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो इस बायोलॉजिकली डाइवर्स प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते चली जा रही हैं. हमारा लेसन प्लान भी अवेलेबल है आपके पास वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अमेंड भी कर सकते हैं. पहले तो ये देखते हैं कि कुरान पाक ने हमें इस बारे में क्या हुक्म दिया है. क्या हमें बायोलॉजिकली डाइवर्स यूनिवर्स के बारे में कुरान मजीद से भी कुछ इंडिकेशन मिलती है? तो हाँ, हमें मिलती है. जब हम गौर से कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि तकरीबन 30 के करीब एनिमल्स ऐसे हैं जिनका कुरान पाक में बराह रास्त जिक्र किया गया है. इसके अलावा बिलवासा तौर पे भी इस कायनात को, इस ज़मीन को में अनवाउ इकसाम के निबातात और जमादात और हैवानात का जिक्र मिलता है. इसी तरह प्लांट्स के बारे में भी तकरीबन 22 प्लांट्स ऐसे हैं जिनका नाम लेके बराह रास्त कुरान मजीद में जिक्र किया गया है, और ये 22 प्लांट्स 17 फैमिली से बिलोंग करते हैं. यानी हमें कुरान मजीद से भी ये इंडिकेशन मिलती है कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों और पौधों की भी एक कसीर तादाद मौजूद है. सो बात सिर्फ गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की है. हमारा आज का असलूब कहता है कि एनालाइज सम ऑफ द फैक्टर्स कॉज्ड बाय ह्यूमंस विच आर अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी. यानी कि जो हमारे प्लैनेट अर्थ है, इसमें जो लाइफ डाइवर्सिटी है उसे डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे. पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं. लास्ट लेक्चर्स में आपने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. उसी से मुतल्लिक एक क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए और सॉल्व कीजिए. वन स्पीशीज इन अ फाइलम इज कॉल्ड स्टारफिश बट इट इज़ नॉट अ फिश. एंड अदर स्पीशीज इन द सेम फाइलम इज कॉल्ड अ सी कुकम्बर बट इट इज़ नॉट अ प्लांट. Which phylum includes both starfish and sea cucumber? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. आपने लास्ट लेक्चर को अगर गौर से सुना हो तो इसमें इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया था. तो आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे. वेल डन, आपने बहुत अच्छे से फाइलम को आइडेंटिफाई किया, और वो फाइलम था इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आपने सी कुकम्बर देखा, सी अर्जन देखा, स्टारफिश देखी, ब्रिटल स्टार देखा. तो इसी से मुतल्लिक दूसरा सवाल है कि व्हाट आर सम ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस फाइलम. सो इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसे बाकी इनवर्टिब्रेट फाइलम से सुपीरियर करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं? वेरी गुड, ये ट्रेट्स थी. इनकी स्पाइनी स्किन और रीजनरेशन की प्रॉपर्टी. चलिए जी, ये तो हो गया हमारा आज का. अब हम देखते हैं कि जो आपने प्रीवियस ग्रेड में, ग्रेड 4 में बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आप उसको किस हद तक ग्रैस्प कर पाए हैं. चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं. आपके सामने दो सिचुएशंस हैं, गार्डन ए और गार्डन बी की. मैं आपको बताऊंगी कि गार्डन ए में किस तरह के और कितने प्लांट्स और एनिमल्स थे, और गार्डन बी में किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स थे. और फिर आपने मुझे ये बताना है कि गार्डन ए में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है या गार्डन बी में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है. चलिए देखते हैं. गार्डन ए हैज़ 15 squirrels, 26 डिफरेंट प्लांट्स, 66 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स. यहाँ पे गौर कीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, नोट टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट. अगर हम एंट लें तो एंट इज अ वन टाइप ऑफ इंसेक्ट. सो इस वन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स में एंट का नंबर कितना होगा? मिलियंस ऑफ नंबर्स में एंट मौजूद होंगी. 21 snails, 13 different birds, 3 cats,
16 mice, 24 lizards and 4 frogs. ये तमाम ऑर्गेनिजम्स थे गार्डन ए के। गार्डन बी में 30 जामन ट्रीज थे, जैम्बलन ट्रीज थे। और इन 13 आप जानते हैं कि जामुन के दरख्तों पे सिल्क वॉर्म होते हैं जो सिल्क रेशम पैदा करते हैं, बनाते हैं। सो इन 30 जामुन ट्री पे 6 लाख सिल्क वॉर्म्स थे, 2 कैट्स, 7 डिफरेंट बर्ड्स। यहाँ पे देखिए कि 13 डिफरेंट बर्ड्स थे, यहाँ पे 7 डिफरेंट बर्ड्स। इसका क्या मतलब है कि अगर स्पैरो इज़ वन टाइप ऑफ बर्ड तो स्पैरो के मुख्तलिफ नंबर्स भी हो सकते हैं। स्पैरो की फैमिली में 3, 4, 5 मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स हैं। 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, अगेन टाइप, नोट टोटल नंबर। यहाँ पे टोटल नंबर दिया गया है बर्ड्स का। और 8 लिजर्ड्स। ये तमाम स्पीशीज थी गार्डन बी की। अब आप इन दोनों गार्डन ए और गार्डन बी को कीनली देखिए, दोबारा पढ़िए और फिर ये बताइए कि गार्डन ए की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है या गार्डन बी की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। सो वेल डन, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। गार्डन ए हैज़ द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। अब वो कैसे? आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि यहाँ पे तो 6 लाख वॉर्म्स हैं, यहाँ पे तो बात मिलियंस में हो रही है, तो फिर इसकी बायोडाइवर्सिटी क्यों कम है? सो बायोडाइवर्सिटी का अगर आप वर्ड देखें तो बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। अगर जो ये 6 लाख का नंबर है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मीन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जबकि गार्डन ए में हमारे पास वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे। हमारे पास स्क्विरल्स भी थी, स्नेल्स भी थे, बर्ड्स भी, माइस, कैट्स, फ्रॉग्स एंड मैनी अदर्स। लेकिन गार्डन ए में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, सिर्फ एक प्लांट है हमारे पास, जामन ट्रीज हैं, और एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी बहुत कम है। सो इस लिहाज से नंबर को नहीं देखते बल्कि उनकी टाइप को देखते हुए, वैरायटी देखते हुए कि किस तरफ वैरायटी ज़्यादा है, गार्डन ए की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। चलिए थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। गार्डन ए की बायोडाइवर्सिटी तो ज़्यादा है। अब कुछ साल गुजरते हैं, इस दौरान गार्डन ए में से 19 दरख्त और 2 श्रब्स यानी 2 डिफरेंट प्लांट्स, छोटे प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं या काट दिए जाते हैं। अब वहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा? 8 स्क्विरल्स हैं, 66 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, 13 बर्ड्स, 16 माइस एंड 4 फ्रॉग्स, अलॉन्ग विद 26 डिफरेंट प्लांट्स, 21 स्नेल्स, 3 कैट्स एंड 24 लिजर्ड्स। अब ऑर्गेनिजम्स, दरख्तों के कटने से ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हो गए और इनके ये आपके पास एक स्टैटिस्टिक्स आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ? ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी तो वही है लेकिन इनका नंबर क्यों रिड्यूस हो गया? थोड़ा सा अगर आप इस बात पे सोचेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वेल डन। दरख्तों के दरख्त जैसा कि आप जानते हैं और प्लांट्स मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। जब दरख्त ही ना रहेंगे तो उन दरख्तों पे एनिमल्स के घर कैसे होंगे? सो जैसे ही दरख्त कटते चले जाते हैं उनसे बिलोंगिंग एनिमल्स वो भी डायरेक्टली डिस्टर्ब होते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो उन दरख्तों के कटने की वजह से दूसरे इलाकों में मूव नहीं कर सकते वो एंडेंजर्ड हो जाते हैं। और यही सब कुछ हमारा आज का लेक्चर भी ये बताएगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनिमल्स का नंबर रिड्यूस होता चला जा रहा है। और इनमें सबसे पहले डिफोरेस्टेशन है, और डिफोरेस्टेशन यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्री एट मैसिव लेवल क्या थ्रेट कॉज करता है? हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देता है। ये आपके पास एक पिक्चर है, इसे जरा गौर से देखिए। इसमें एक एरिया पे, एक बहुत मैसिव एरिया पे, वास्ट एरिया से दरख्त काटे जा रहे हैं। एक ये पिक्चर है आपके सामने, माउंटेन्स हैं और पूरे माउंटेन्स लश ग्रीन हैं। और एक ये पिक्चर है,
ये पिक्चर देखिए, लश ग्रीन माउंटेन्स, और इससे पहले ये पिक्चर्स। सो आपके ख्याल में इन दोनों जगहों पे कहाँ ह्यूमन वैरायटी या एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी? इस जगह पे जहाँ से दरख्त कटते चले जा रहे हैं, या उन माउंटेन्स पे जहाँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स मौजूद हैं? अब बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने। डिफोरेस्टेशन, जहाँ दरख्त कटते चले जा रहे हैं वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी कम होगी, क्योंकि वहाँ रहने के लिए और शेल्टर, फूड, एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए ऐसी कोई ऑब्जेक्ट, कोई जगह नहीं है जो एनिमल्स को प्रोटेक्शन दे। सो अल्टीमेटली डिफोरेस्टेशन लीड्स टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, विच अल्टीमेटली लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका नेक्स्ट फैक्टर है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है? एक्सपेंशन ऑफ सिटीज। अब सिटीज़ की एक्सपेंशन आप सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ी होगी, बहुत सी वजूहात की वजह से होती है। माइग्रेशन की वजह से भी, एडवांसमेंट या डेवलपमेंट की वजह से भी, और इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं जो एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ यानी अर्बनाइजेशन का बायस बनती हैं। आपने अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि जब उन्होंने इस जगह पे मूव किया जहाँ आप अब रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ अर्सा पहले तक कोई आबादी ना थी, दूर दूर तक वीरान सा या बेअबियान सा इलाका मौजूद होगा। इस तरह की बातें आपने अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी होगी। तो इसकी क्या वजह था? वजह थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता चला गया, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती चली गई, तो उस मखसूस जगह पे लोगों का इंटेक बहुत ज़्यादा होता चला गया। लोगों ने आके वहाँ रहना शुरू कर दिया, और रहने के लिए चूँकि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, ज़मीन चाहिए थी, तो वहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह मौजूद थे या जो फील्ड्स मौजूद थे, खेत मौजूद थे, उन सबको क्लियर कर दिया गया एरिया को अटेन करने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है। अगेन इस पिक्चर को देखिए, ये माउंटेन्स हैं जो लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं। इन पे हमारे रेन फॉरेस्ट, नॉर्दर्न एरिया के फॉरेस्ट अक्सर इस तरह के माउंटेन्स की पिक्चर डिपिक्ट करते हैं। और एक ये पिक्चर है आपके सामने, ये सेम माउंटेन है जिसे कुछ सालों के बाद इतनी डेवलपमेंट हो गई कि वहाँ पे लश ग्रीन का लफ्ज़ ही बेकार महसूस होने लगा। सो अब दोनों तस्वीरों का कंपैरिजन करके बताइए कि किस जगह पे एनिमल्स और प्लांट्स इनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, पिक्चर ए में या फिर पिक्चर बी में? बिल्कुल ठीक आपने कहा, पिक्चर ए में के एरिया में प्लांट्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। और इसकी वजह क्या है कि पिक्चर ए में एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, टेम्परेचर, तमाम एलिमेंट्स, बायोटिक और एबियोटिक फैक्टर्स ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फेवरेबल हैं, जबकि पिक्चर बी में हैबिटेट ही नहीं है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। इसी तरह की ये पिक्चर देखिए, ये ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स के बारे में आप ग्रेड 3 में भी पढ़ चुके हैं। ये एक वास्ट वैरायटी ऑफ हैबिटेट है। और एक ये पिक्चर है। इन दोनों में किस जगह पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी? एनिमल्स तो इस पिक्चर में भी होंगे, लेकिन क्या वो इतने ज़्यादा होंगे जितने यहाँ पे इस जगह पे हैं? यकीनन नहीं। पिक्चर ए में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये क्लोजर टू नेचर है, जबकि पिक्चर बी में डेवलपमेंट की वजह से बायोडाइवर्सिटी कम होगी। इसी तरह ये एक और एरिया है जो कुछ सालों पहले तक लश ग्रीन था, लेकिन विद द डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, अर्बनाइजेशन, उसकी ये पिक्चर आपके सामने आ गई। और अल्टीमेटली जैसे जैसे दरख्त रिमूव होंगे वहाँ से ऑर्गेनिजम्स भी या तो मूव करते चले जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। इसका थर्ड कॉज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है। पोल्यूशन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, भी हो सकती हैं एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। इसके बारे में डिटेल में तो आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये आपको एक व्यू दिखाई दे रहा है लाहौर के एक एरिया का, जिसमें विजिबिलिटी ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है। इसकी वजह फॉग नहीं बल्कि स्मोग है। और ये स्मोग आप जानते हैं कि स्मोक प्लस फॉग का
मिक्सचर है, यानी जो फॉसिल फ्यूल गाड़ियों में बर्न किया जाता है या ओपन एयर में लिटर बर्न किया जाता है, इसकी वजह से जो स्मोक पैदा होता है वो वाटर पार्टिकल्स के साथ मिलके स्मोक बना देता है, और ये स्मोक हमारी विजिबिलिटी को ख़तरनाक हद तक कम कर देती है। स्मोक तो ज़्यादातर सर्दियों में है, लेकिन अगर आप समर सीजन में भी देखें तो विजिबिलिटी खासी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि हमारे एरिया में, इस पर्टिकुलर सिटी लाहौर में, पोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। गाड़ियों में फ्यूल बर्निंग की वजह से, लिटर बर्निंग की वजह से, इंडस्ट्रियल बर्निंग की वजह से स्मोक की अमाउंट, कार्बन पार्टिकल्स की अमाउंट एयर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो ये एयर पोल्यूशन अफेक्ट करती है बर्ड्स की फ्लाइट में। जब रास्ता ही क्लियरली दिखाई नहीं देगा तो उन्हें अल्टीमेटली मुश्किल होगी, और ये बर्ड्स के माइग्रेशन रेट को भी अफेक्ट करती है। ये डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं स्मोक के या एयर पोल्यूशन के, जबकि इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में एसिड रेन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स शामिल हैं। इसी स्मोक के साथ जब वाटर मिलेगा तो वो एसिडिक रेन बनाएगा, और एसिडिक रेन ना सिर्फ लैंड को, वाटर को डिस्ट्रॉय कर देती है, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स सबको इक्वली डिस्टर्ब करती है। लैंड पोल्यूशन, यह सीन आपने अक्सर लाहौर की गलियों में देखा होगा, दीगर शहरों में भी ऐसे बहुत से मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, जिस जगह पे ये कचरा ज़्यादा होगा वहाँ पे इंसेक्ट्स की ग्रोथ खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। इंसेक्ट्स में ख़ास तौर पे मॉस्किटोस, फ्लाइज, कॉकरोचेस, और ये तमाम इंसेक्ट्स आप जानते हैं कि कैरियर हैं मुख्तलिफ बीमारियों के। मॉस्किटो से डेंगू और मलेरिया, फ्लाइज टाइफाइड के कैरियर्स हैं, डिसेंट्री का, इसी तरह कॉकरोचेस भी मुख्तलिफ बीमारियों के कैरियर्स हैं। तो जिस जगह पे लिटर ज़्यादा होगा उसका लिटर का डिस्पोजल, खा वो डोमेस्टिक लिटर हो या इंडस्ट्रियल लिटर हो, उसका डिस्पोजल नहीं प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा फ्लरिश करेंगी। बायोडाइवर्सिटी तो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि इन इंसेक्ट्स को के प्रेडेटर्स मौजूद नहीं हैं। सो अल्टीमेटली इस जगह का इकोसिस्टम भी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक और सिनेरियो है आपके पास, जहाँ हम रिक्रिएशन के लिए नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन छोड़ आते हैं। अपना सारा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो वहीं पे फेंक आते हैं, जिससे वहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स वगैरह को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसकी एक बहुत क्लियर पिक्चर आपके सामने है। ये एक प्लास्टिक का नेट है जो फॉरेस्ट के किसी बर्ड के गले में फंस चुका है और अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाएगी। ये एक और पिक्चर है, वाटर पोल्यूशन की एग्जांपल है आपके सामने, जिससे एक्वेटिक लाइफ बुरी तरह से सफ़र करती है। ये भी पॉइजनस वाटर की वजह से। फिश जिनकी डेथ हो चुकी है, इस तरह से पूरा ये होल पॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। और यही हमारा आज का लेसन भी था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द नीड फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन शोज द लिविंग वर्ल्ड एज बायोलॉजिकली डाइवर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन होगी, इसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया इतनी ही ज़्यादा बायोलॉजिकली डाइवर्स है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव बीन प्रूव्ड एज अ थ्रेट टू दिस डाइवर्सिटी। द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी आर डेग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। जब घर ही नहीं होगा तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉज दिस थ्रेट आर फार्मिंग, यानी क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर फूड, अर्बनाइजेशन, क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मटीरियल्स, पोल्यूशन जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इक्वली इन्वॉल्व है, डिफॉरेस्टेशन और कंटेमिनेटेड वाटर यानी वाटर पोल्यूशन।
ये तमाम वो एक्टिविटीज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करती हैं, उसको लॉस का बायस बनती हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ अल्टीमेटली लीड टू द लॉस ऑफ हैबिटेट्स। दीज एक्टिविटीज़ हैव प्रमोटेड सॉइल इरोजन। इसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन का जो फर्टाइल लेयर है वो डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। पुअर एयर क्वालिटी यानी एयर पोल्यूशन एंड ब्रॉड क्लाइमेट चेंज। जब एयर में पोल्यूशन ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली एयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इशारा करता है। प्रॉपर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर नीड ऑफ द आवर सो दैट एनवायरनमेंट कैन बी मेड हेल्दी। सो हमें टाइमली गुड डिसीजन लेने चाहिए जो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल हों। हमारा आज का लेक्चर एक दफ़ा रैप कर लेते हैं। मेजर थ्रेट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का और इसकी वजह है डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, एयर पोल्यूशन। हाई ग्रेड्स में आप पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को नेचुरल कॉज भी इफेक्ट करता है, जिसमें वल्केनिज्म आएगा, कोई नेचुरल डिजास्टर जैसा कि अर्थक्वेक, फ्लड या फायर, और ओवर हंटिंग यानी एनिमल्स का बहुत ज़्यादा, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा हंटिंग, इतना कि उसका नंबर रिड्यूस हो जाए। चलिए जी, ये आ गई आपकी वर्कशीट। ये वर्कशीट आपकी टीचर भी आपको प्रोवाइड करेंगी और जो स्टूडेंट्स होम बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्कशीट में कुछ सवाल हैं, आप स्टेटमेंट्स हैं, आपने इन स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना है और ये बताना है कि इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाहौर इज़ मोर अमंग द टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो इस सिनेरियो को देखते हुए, पर्टिकुलर सिनेरियो को, क्या लाहौर में बायोडाइवर्सिटी बेहतर होगी या नहीं होगी, आपने इसे आंसर करना है। इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ सिनेरियोज आपको दिए गए हैं जिन्हें पढ़ के आपने इसको आंसर करना है। ड्यू टाइम में इसे सॉल्व कीजिए और टीचर को रिटर्न कीजिए। चलिए जी, अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। अपनी बुक से पेज नंबर 18 ओपन कीजिए। इस पे आपको क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 7 मिलेगा। द प्राइमरी कॉज ऑफ एनिमल्स टू बी एंडेंजर्ड इज, 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को पढ़ के आपने राइट ऑप्शन की चॉइस करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन देखिए, क्वेश्चन सेक्शन बी से, इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। हाउ डू डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। इसको हमने इन डिटेल स्टडी किया है। आई होप कि आप इसको अच्छे से आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी से, बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज डिस्ट्रॉइंग ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक्सप्लेन सच एक्टिविटीज़ एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स आप जो बुक में लिखी हैं वो भी लिख सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन में आपको दी गई हैं वो उन्हें भी कोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इंटरनेट से अगर कोई नई एग्जाम्पल सर्च करें तो आप उन सबको भी मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम वो ऐसे मेजर्स, ऐसी रेमेडीज़ पढ़ेंगे जिनकी वजह से हम इस बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपने लेसन एंजॉय किया होगा। थैंक यू।